इसको हमें क्यों लेना चाहिए भाई? हमें फ़ायदा क्या है? ये भी तो डर है कि आज हम लें और कल आके नोटिस आ जाए कि भाई चुकाओ इसको। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आप गो फॉर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, वो आपको बताऊंगा, वो दे दिया जाता है तो उससे एक्सेप्ट हो जाता है, आपको वेरीफाइड हो जाता है डीआरसीसी में। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, हवा में नहीं दिया हूँ, मेरे साथ ही गुजर चुका है। मुझे ये जो प्रॉफिट मिल चुका है इस स्कीम का। क्या होता है कई केसेस में ब्रांच गलत भरा जाता है। Hello guys, welcome to my channel Saffron Path. This is Ajad Alam and I am currently pursuing BTech from Nalanda College of Engineering Chandi in the Department of AI and ML। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर। आखिर यह है क्या, इसे हमें क्यों लेना चाहिए, इस पर ब्याज कितना लगता है और हम इसे कब चुका सकते हैं, कब चुकाना होता है, कितने इंस्टॉलमेंट में इसको हमें चुकाना होता है, और यह मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट को कितना % ब्याज लगता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने से लेकर आपके अकाउंट में अमाउंट आने तक पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये आपको बहुत काम आने वाला है। जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका वीक है तो उनको यह लोन जरूर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिहार सरकार द्वारा या 7 निश्चय योजना के तहत इसको चलाया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है सब डिटेल में आगे जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम आखिर है क्या भाई। चलिए जानेंगे ये है क्या, तभी आगे प्रोसेस हम कर पाएंगे। चलिए जानते हैं यह है क्या। देखिए, यह एक बिहार 7 निश्चय योजना के तहत यह आता है और इसमें सरकार, जो बिहार सरकार है, 4 लाख तक का लोन देती है। किसको देती है? जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का जो लाभ है कौन उठा सकता है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले उस स्टूडेंट का एज जो है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, वो बिहार का निवासी होना चाहिए। और थर्ड को उसका जो 12th है वो बिहार से या बिहार से जो बाउंड्री यानी बॉर्डर शेयर करते हैं जो स्टेट, वहाँ से, जैसे वहाँ से 12th होना चाहिए, जैसे झारखंड, यूपी या वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से बिहार से या उससे जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन स्टेट से अगर 12th है तो उनका इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वो बिहार के निवासी होना चाहिए। ये आपको पता चल गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं इसको हमें क्यों लेना चाहिए भाई, हमें फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार इंजीनियर्स को ये क्यों लेना चाहिए। जो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं उनको ये क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, बिहार इंजीनियरिंग में वही स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं जो फाइनेंशियल बहुत वीक होते हैं, क्योंकि जो जिनका फाइनेंशियल वीक नहीं है, जो बहुत अमीर हैं, वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख अपना कर लेते हैं, वो चले जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 15 लाख तो 4 साल का लग ही जाता है। यहाँ का जो फ़ी है बहुत ही कम है, इसलिए जो गरीब परिवार से, जो मिडिल क्लास के जो फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यही कारण है। तो चलिए, इसलिए हमें ये लेना चाहिए। आपके मन में ये सवाल होगा कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो फ़ी है बहुत ही कम है, तो फिर हमें इस स्कीम का लाभ क्यों उठाना चाहिए, क्यों लेना चाहिए हमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, यहाँ जो लोग आते हैं ना, जो स्टूडेंट, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, बहुत इतना वीक होता है, तो यहाँ का जो मिनिमम फ़ी है ना वो भी वो चुकाने में सक्षम नहीं होते। जैसे यहाँ का जो 4 साल का आपका फ़ी हो जाएगा, कम से कम तो 2.5 लाख तो हो ही जाएगा, आपका 2.5 लाख लग जाएगा। ये 2.5 लाख भी या स्टूडेंट यहाँ जो आते हैं वो चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट कॉलेज में आपको 15 लाख लग रहा है उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है, मैं मानता हूँ। लेकिन कई स्टूडेंट इसको भी चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए इस लोन का आपको लाभ उठाना चाहिए। ये आपको पता चला कि क्यों लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस पर इंटरेस्ट कितना लगता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा तो भाई हम क्यों लेंगे, हम बैंक से ले लेंगे एजुकेशनल लोन, या हम पे करेंगे पर सेमेस्टर। देखिए, इस पर जो इंटरेस्ट लगता है, मेल स्टूडेंट को जो किसी भी कैटेगरी से है उनको 4% का पर ईयर का इंटरेस्ट लगता है। और जो डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं, जो मेल स्टूडेंट डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं, उनको केवल ओनली 1% का इंटरेस्ट पर ईयर लगता है। और जो फीमेल स्टूडेंट है उनको तो पूछो ही मत, उनको तो बहुत कम लगता है, 1% ही लगता है, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर जो लोन हमें मिलता है इसे कब चुका सकते हैं भाई। हो सकता है कि ये भी तो डर है कि आज हम लें और कल आके नोटिस आ जाए कि भाई चुकाओ इसको, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो देखिए, बिहार सरकार यह कहती है कि आप कोर्स आपका अपना कंप्लीट कीजिए। जैसे बीटेक का कोर्स यहाँ 4 साल का होता है, तो 4 साल अपना कंप्लीट कीजिए, प्लस में 1 साल और आप जोड़ लीजिए। 5 साल तक ये आपसे मतलब नहीं मांगेगा, मतलब ये अमाउंट नहीं आपको मांगा जाएगा, आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा। आप आराम से रह सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं।
कि यह इंस्टॉलमेंट में यह आता है, तो आपको पर सेमेस्टर पर ईयर आपको यह भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि कब चुकाना होता है, ये आपको पता चलेगा जब आपका जॉब लग जाए। अगर आप 5 साल बाद आपका जॉब नहीं लगता है, आप एक अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जॉब नहीं लगा है, तो इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट में इसको हमें करना होता है इस लोन को। देखिए, इसका जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है 84 से 85 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया इसके रिगार्डिंग, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे इसको हम प्रोसीजर कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे पूरा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है इसको लेने में, क्योंकि यह सरकारी काम है, आपको पता ही होगा कितना समय लगता है। तो इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस अपना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आपको यह मिल जाएगा। तब बात करते हैं प्रोसेस नंबर 1, स्टेप नंबर 1। आपको जब इसको लेने के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब भी आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, जब आपका क्लास शुरू होगा, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद आपका यूनिवर्सिटी जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आप गो फॉर एप्लीकेशन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कॉलेज जाएंगे, वहाँ जो भी इसके रिगार्डिंग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ जाना है। आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, बोनाफाइड स्ट्रक्चर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड फी स्ट्रक्चर के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, जिससे आपको यह मिलता है। क्योंकि इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियल चीज़ यही है कि सबसे पहले आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, इससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप DRCC, इसके बाद DRCC ऑफिस जाना होता है, आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, कैसे याद कीजिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें जो भी एक्सपेंसेज है कॉलेज या हॉस्टल के, इसमें हॉस्टल, स्टेशनरी, जो भी एक्सपेंसेज होता है उसी के बेस पर आपको लोन सैंक्शन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जब तक आप वहाँ नहीं बताएंगे कि आपका एक्सपेंसेज कितना है, आपको कैसे वो लोन को पास करेगा। यही होता है फी स्ट्रक्चर। इसमें सारा डिटेल होता है कि कॉलेज में कहाँ, किस सेमेस्टर में कितना फ़ी लगने वाला है, हॉस्टल का एक्सपेंसेज कितना है, वगैरह वगैरह। तो यही है फी स्ट्रक्चर। तो इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मुहर मार के साइन करके आपको मिल जाएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड फी स्ट्रक्चर। दोनों को जब मिल जाएगा तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, गो फॉर DRCC ऑफिस, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में DRCC ऑफिस बनाया गया है। DRCC ऑफिस में क्या होता है, बिहार के सभी 7 निश्चय योजना के तहत जो भी स्कीम चल रहे हैं, जो भी रनिंग कंडीशन में है, उनके सारे जो प्रोसेस हैं, सारे जो ऑफिशियल वर्क्स हैं, वो कहाँ होता है, DRCC ऑफिस में होता है, क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट में DRCC ऑफिस कहाँ है, क्योंकि आप इसके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अपने ही डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या कर सकते हैं, DRCC में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको गूगल मैप में सर्च करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, तो मैं लिखता हूँ रोहतास स्पेस DRCC ऑफिस। जैसा मैं सर्च करता हूँ तो गूगल मैप में दिखा देगा मेरा DRCC ऑफिस कहाँ है, लोकेशन दिखा देगा। तो उस लोकेशन पे आप चले, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो आपको बताऊँगा। आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। पेरेंट्स में कोई भी हो सकते हैं, कोई एक आपके फादर या मदर, किसी एक को लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर होता है, वहाँ पर सिग्नेचर होता है आपके पेरेंट्स का भी, आपका भी, और एक गवाह के रूप में होता है कि अगर मान लीजिए आप नहीं चुका पाए, आप सक्षम नहीं हुए हैं 5 साल बाद, तो आपका ये जिम्मेदारी कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो इसके लिए वो पेरेंट्स जो होते हैं वही होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जब आप DRCC जाएंगे अप्लाई, वहाँ पर पहले अप्लाई होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में 2 बार आपको DRCC जाना होगा। तो जैसे अप्लाई होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ ले जाना है, आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर को पास करिए, बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर 10th 12th का मार्कशीट ले जाना है, और 10th 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको ले जाना है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, ये हो गया 2 मैं आपका डॉक्यूमेंट्स बताया। तीसरा आपका बैंक, अपने खुद के बैंक अकाउंट का पासबुक ले जाना है, सारी इसके ओरिजिनल्स भी ले जाना है, और जेरोक्स भी 2 करा लीजिएगा। थर्ड बात करते हैं तो आपका आधार कार्ड हो गया, आपके जो पेरेंट्स जो आपके साथ जाएंगे उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक ये हो जाता है आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। फोर्थ बात करते हैं तो आपको क्या ले जाना है, आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है कि आप यहाँ के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं।
चलिए ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या ले जाना है। तो आपको बैंक अकाउंट होगा, फ़ोटो ले जाना है, फ़ोटोग्राफ। अपने जो पेरेंट्स आपके साथ जाएंगे उनका भी, अपना भी फ़ोटोग्राफ ले जाना है। फ़ोटोग्राफ कितना ले जाना है, तो आप 5 ले जाइएगा, वहाँ पर 2 की ज़रूरत होती है, 2-3 ले जा सकते हैं, 3 ले जाइए। चलिए अपना 3 और अपने पेरेंट्स का 3 फोटोग्राफ। इतना ले जाने के बाद तो आपको यह क्वेश्चन होगा कि मुझे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है, वो तो कॉलेज में जमा हो जाएंगे, ओबीएस सी बात है। तो आपको मिलेंगे कैसे? आपके कॉलेज में एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे DRCC में इसका काम है, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओरिजिनल। तो क्या होगा, कई केसेस में क्या होता है, या कई कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वो आपको ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन सेकंड केस क्या होता है कि आपको कई कॉलेजों में नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जीरोक्स पर सिग्नेचर रजिस्ट्रार का और रजिस्ट्रार का होना चाहिए, वहाँ मुहर होना चाहिए कॉलेज का, तो वो दे दिया जाता है। तो उससे एक्सेप्ट हो जाता है, आपको वेरीफाइड हो जाता है DRCC में। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, जैसे आप DRCC जाएंगे तो वहाँ पर अप्लाई होगा। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद 2 या 3 महीने आपको वेट करना है। कई ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट अब सैंक्शन लेटर भेजता है, कोई डिस्ट्रिक्ट जो होता है इसके लोन को जल्दी पास कर देता है और सैंक्शन लेटर भेजता है। अब कई डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं बहुत समय ले लेते हैं। तो मेरा बात किया जाए तो मेरा एक दोस्त है, तो वो मुजफ्फरपुर उसका डिस्ट्रिक्ट है। तो वो क्या हुआ था, उसका 1.5 महीने में ही सैंक्शन लेटर आ गया था, मतलब लोन पास हो गया था। लेकिन मेरा क्या हुआ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे 4 महीने लग गया था। 4 महीने बाद सैंक्शन लेटर आया। तो ये आप देख लीजिएगा आप कितना समय। इसके लिए क्या होता है, आपका अपना मेल चेक करते रहना है। वहाँ पर सैंक्शन लेटर आता है मेल के थ्रू, और वहाँ पर एक PDF अटैच रहता है। उस PDF में सारा जो भी अमाउंट सैंक्शन हुआ है, जो भी आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, वो आप सारा डिटेल मेंशन होता है। ये जो अमाउंट है, अब सवाल होगा आपका किसके अकाउंट में आता है, या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में, या आपके अकाउंट में, या कॉलेज के अकाउंट में। तो देखिए, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में तो नहीं आता है, क्योंकि बैंक पासबुक जो है वो अपना दिए हैं, ऑब्वियस बात है नहीं आएगा। हाँ, कॉलेज के वहाँ अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो बोनाफाइड में सब मेंशन होता है, मतलब बोनाफाइड इसलिए मांगा जाता है। तो कुछ अमाउंट जो होता है ना, वो आपके अकाउंट में होता है। जैसे लैपटॉप का हो गया, उसमें स्टेशनरी का हो गया, और जो भी स्टेशनरी हो गया, लैपटॉप हो गया, हॉस्टल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो कॉलेज के अकाउंट में जाता है। तो उसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ही ये अमाउंट कॉलेज के अकाउंट में जाता है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं यूज करूँगा, इसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा। आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, जो आसानी से बन जाता है नोटरी के थ्रू, और वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसके बाद आपके अकाउंट में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे ही आपका सैंक्शन लेटर आता है, तो सैंक्शन लेटर आने के बाद सैंक्शन लेटर को प्रिंट कराना है, और उसके साथ क्या करना है कि फ़ोटोग्राफ्स चाहे तो आप ले जा सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले जाना है, और आपके जो कॉलेज के अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए। फिर जाना है आपको DRCC, फिर से जाना होगा। वहाँ पर एग्रीमेंट अब होगा, भाई जैसे कराएंगे आप, अप्लाई करेंगे तो लोन के लिए, तो एग्रीमेंट होगा ना, कि वो क्या होता है, जुडिशरी एग्रीमेंट होता है, नॉन जुडिशरी एक स्टाम्प पेपर। इसके साथ स्टाम्प पेपर आपको ले जाना है। आपको सैंक्शन लेटर, स्टाम्प पेपर 100 रुपये वाला होना चाहिए, या ऑनलाइन भी निकलता है, वो भी चल सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। तो ये ले जाने के बाद आपके जो पेरेंट्स पिछले बार गए थे, वो उनको फिर से जाना होगा। आप वहाँ पर एग्रीमेंट होगा, इसलिए होता है एग्रीमेंट, ताकि यह एक प्रूफ रहे, जुडिशरी प्रूफ के लिए दिया जाता है। एग्रीमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर घर आ जाना है। घर आने के बाद 1 महीने बाद, लगभग सभी का 1 महीना ही लगता है मिनिमम, या आपका हो सकता है 1.5 महीना लगे। आपको क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो सैंक्शन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, आपके कॉलेज के अकाउंट में उधर भी पैरेलली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही है प्रोसेस, आपके अप्लाई करने से लेकर आपके अकाउंट में पैसा आने तक। तो कैसा लगा वीडियो, इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल सफर पाथ, क्योंकि ऐसे रिलेटेड अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहेगा। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, हवा में नहीं दिया हूँ, मेरे साथ ही गुजर चुका है, मुझे ये जो प्रॉफिट मिल चुका है इस स्कीम का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह प्रोसेस मैं भी गुजरा हूँ इस प्रोसेस से, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या होता है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे इंस्टॉलमेंट में जैसे मेंशन होगा सैंक्शन लेटर में, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में
आता रहेगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा इसका फ़ोटो जो स्क्रीनशॉट है दिखा दूंगा सैंक्शन लेटर का। हाँ, जैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट बार जब आप DRCC से जाएंगे तो आपको रिसीट एक मिलेगा आपको कि आप अप्लाई कर चुके हैं, और उसमें एप्लीकेशन जो नंबर मिलेगा उसको आप लेना मत भूलिएगा, वो अपने साथ अपने रखना है एक प्रूफ के तौर पे कि मैंने अप्लाई किया था। और कोई भी अप्लाई जो DRCC ऑफिस में ही किया जाता है, मिस्टेक्स नहीं करना है उसको भरते समय। वहाँ का स्टाफ जब अप्लाई करता है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ब्रांच को लेकर कई क्या होता है, कई केसेस में ब्रांच गलत भरा जाता है। जैसे CS के हैं तो मैकेनिकल भरा गया, मैकेनिकल है तो ट्रिपल भरा गया, तो इससे रिजेक्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।